हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व का सेट 2 2025। सेट नंबर है 822 BW। खंडा में बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए गुणे 1 प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसे बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में दिया है। तो कॉसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। कॉसेक को लिख सकते हैं हम 1 बटे साइन ए, और जो कॉट होता है ये बराबर होता है कॉस बटे साइन के। तो कॉस ए बटे साइन ए ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे दोनों का आधार समान है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 1 माइनस साइन ए होगा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो इसको हम लिख लेंगे तब यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऊपर 1 प्लस कॉस है, इसको भी लिख लेते हैं एक साथ, और नीचे बटे में लिख लेते हैं हम लोग साइन ए। इसके नीचे भी एक छिपा है, एलसीएम लेंगे तो साइन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो ए माइनस बी गुण ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे तब एक का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे ये हो गया साइन ए। तो 1 का स्क्वायर एक ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे हम लोग का है साइन ए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ साइन है, तो इसमें एक साइन कट जाएगा, बच जाएगा साइन ए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साइन ए। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन 2 में लिखा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे में जो अंक होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अंक होंगे। और जो विषम संख्याएं होंगी इसमें विषम संख्या इसमें 1 3 5 1 3 5। तो जब हम विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे तो पहले इसके फॉर्मूला जो होता है प्रायिकता का कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो विषम संख्या आने का जो परिणाम है ये कितना है 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम हम लोग का 3 हो गया, और कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब इसका प्रायिकता निकालेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, आंसर हो जाएगा 1/2। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन 3 में लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 है। इसके बाद इसमें बारंबारता दिया हो जिसको हम एफ सब्स्टिट्यूट करते हैं बारंबारता को। ये है 3 2 5 4 और 1। तो जब भी हम माध्यक निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। ये तो बारंबारता हो गया, फिर हम निकालते हैं संचयी बारंबारता जिसको हम सूचित करते हैं सीएफ से। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता का पहला अंक रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसमें अगला पद जोड़ेंगे, अगला अंक जो होगा 3 में 2 जोड़ देंगे 5। अब 5 के बाद इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, फिर 10 के बाद 10 हो गया, इसमें फिर 4 जोड़ेंगे तो 10 4 14, 14 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ सी एफ जोड़ने पर जितना आ रहा है लास्ट में, सी एफ जो आता है इसमें सबसे लास्ट वाला जो पद होता है ये एफ के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि जो एफ को जोड़ेंगे टोटल जितना आएगा वो उसके बराबर होगा। तो इसको जोड़ लेते हैं 3 2 5 5 10 4 14 1 15। तो इसमें हम इसको एन सब्स्टिट्यूट करते हैं और एन बराबर लिखते हैं 15। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं n/2। तो इसमें n का मान हमारा 15 निकला है, तो 15/2 भाग देंगे तो आएगा 7.5। अब ये जो 7.5 है इसको हम सी एफ में चेक करते हैं। सी एफ में देखेंगे कि ये जो मान निकला है
हमको उसमें उस अंतराल में लेना है कि ये इससे कम ना हो, उससे ज़्यादा हो। 7.5 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें 5 जो है ये CF में संजीव बारंबारता में ये कम हो जा रहा है 7.5 से, लेकिन 10 ज़्यादा है। तो जब जो मान जो हम निकालते हैं n/2, जो भी मान आए वो मान से ज़्यादा संचयी बारंबारता में जो मान होता है पहला मान, वही हमारा होता है माध्यक वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग ये होगा 10 से 15। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है। तो बहुलक वर्ग होता है जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो, वही वर्ग अंतराल हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें 12 है, तो इसका जो वर्ग अंतराल है 7 से 14 है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 14। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 5 में लिखा कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDE और ए। यदि पासे को एक बार फेंका जाए तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो इसमें जो कुल अक्षर है 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तब 6 हो जाएगा। कुल परिणाम हो गए 6। और इसमें लिखा है पासे को एक बार फेंका जाता है और ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसमें ए कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 1 और 2 बार प्राप्त हो रहा है। तो अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 2 हो गया। तो प्रायिकता जब इसकी निकालेंगे, मान लेते हैं प्रायिकता ये जो घटना ए है, तो P ऑफ ए लिख लेंगे हम लोग, बराबर होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 2/6। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, आंसर हो जाएगा 1/3। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। क्वेश्चन 6 में लिखा कि यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो sin थीटा का मान क्या होगा? cot थीटा बराबर दिया है 8/15, और जो cot होता है ये आधार और लंब का अनुपात होता है। और जब हम साइन निकालते हैं तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो इसमें आधार 8 है, लंब 15, हमको निकालना होगा सबसे पहले कर्ण, तभी हम साइन थीटा का मान निकाल पाएंगे। तो कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो लंब इसमें है 15, तो लिख लेंगे यहाँ 15 का स्क्वायर, और आधार है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 64, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, और जो 289 होता है ये 17 का वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17। तो कर्ण निकल गया हम लोग का 17। जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब है 15 और कर्ण निकला है 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/17। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। क्वेश्चन 7 में लिखा है कोसेक 60 डिग्री का मान है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हो जाएगा 2/√3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, और जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, इसको लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा, तो जब स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन होगा डी। तो इसमें यहाँ पे थीटा होगा, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन 9 में लिखा कि यदि HCF 35 और 49 का HCF 7 है तो हमको बताना है 35 और 49 का एलसीएम क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें ये पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, और दोनों का HCF दिया है 7,
तो यहाँ लिख लेंगे पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 49 और बटे एचसीएफ दिया है इसका 7। तो 7 से 49 कट जाएगा, 7 बार में से गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35 और 7 3 7 21 और 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 245। तो आंसर होगा इसमें एलसीएम 245 आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन 10 मिलेगा कि दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा। तो इसके लिए हम लोग 306 का निकाल लेते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 तिहाई 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 17 ते 51 और फिर 17 से 17 कटेगा एक बार में। तो 306 का निकल गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। फिर हम निकाल लेते हैं 657 का अभाज्य गुणनखंड। तो 657 जो है ये कटेगा हम लोग क्या 3 से। तो 3 से 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा 19 बार में। फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 3 त्रिक 9। अभी जो 73 है ये अभाज्य संख्या है, ये 73 से ही कटेगा एक बार में। तो 657 का हम निकल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया हम लोग का 3 गुणे 3 गुणे 73। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं जो दोनों में कॉमन होता है वही लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन इसमें ये एक 3 हो गया और दूसरा ये 3 हो गया। तो 2 3 कॉमन है तो 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, ये हमारा आंसर होगा। तो 10वें का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 11 में लिखा कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमको बताना है क्या होगा। तो इसमें एलसीएम दिया हुआ है 168 और एचसीएफ है 6, हमको निकालना है दूसरी संख्या। तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या, ये है फॉर्मूला। तो इसमें एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम है 168 और पहली संख्या इसमें है 24। तो 6 से 24 कट जाएगा 4 बार में, इसको 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। तो 11वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि बिंदु कैपिटल ए ब्रैकेट में है स्मॉल ए कॉमा बी और फिर यहाँ कैपिटल बी है और ब्रैकेट में 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बिंदु हम लोग का मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये बिंदु है x2 y2। तो सूत्र के अनुसार सबसे पहले इसमें x2 माइनस x1 तो 2a माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ आप लिख लेंगे 2a माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 2b माइनस बी का होल स्क्वायर, 2b माइनस बी का होल स्क्वायर। 2a में से a घटाएंगे a बचेगा, a का स्क्वायर a हो गया, a स्क्वायर हो गया। फिर 2 में से b घटाएंगे b बचेगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा और पूरे का रूट, ये हमारा आंसर है। तो 12वें का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 13 में लिखा कि यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो OQ की लंबाई हमको बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है। इस पर लिखा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, मान लेते हैं ये वृत्त पे कोई बिंदु P है, इस पर एक स्पर्श रेखा PQ है। तो Q बिंदु बाहर होगा, Q हो गया, और जो Q है इस केंद्र O से मिलते हैं और इसमें जो त्रिज्या है ये दिया हुआ है, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसमें दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये PQ है 12 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है इसमें OQ। तो ये OPQ होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये सबसे लंबी भुजा ये हो जाएगी कर्ण, इसमें एक लंब होगा एक आधार होगा, तो हमको इसमें निकालना है OQ। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है, हम इसमें हम लोग को कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर अंडर रूट
लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण हमारा है ओ क्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ओ क्यू बराबर रूट में लंब किसी को मान सकते हैं, मान लेते हैं ये हम लोग का 5 लंब है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, आधार है 12 तो प्लस 12 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का होल स्क्वायर हो गया 144, 25 और 144 को जोड़ेंगे 169, और 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, तो की हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो 13वें का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 14, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में कोण बी बराबर कोण ई, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले दोनों त्रिभुज बना लेते हैं, मान लेते हैं ये त्रिभुज हम लोग का ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, और इसमें दिया है कोण बी बराबर कोण ई, और इसमें जो भी दिया हुआ ऑप्शन में ये भुजा का जो साइड है उसका अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो समरूपता का नियम लगाएंगे होता है साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा कि किसी दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। तो इसमें कोण बी और कोण ई है, और दोनों से जुड़ा हुआ कोण बी से जुड़ा हुआ भुजा कौन कौन सा हो जाएगा, एक ए बी हो रहा है और दूसरा बी सी है। उसी तरह ए बी का संगत इसमें होगा डी और बी सी का संगत होगा ई एफ। तो ए बी बटे डी बराबर होना चाहिए बी सी बटे ई एफ के, और कोण बी बराबर कोण ई हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे साइड एंगल साइड समरूपता से। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15 में लिखा कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और इसमें थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री और त्रिज्या आर बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो इसे मान रख देते हैं। तो 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, और त्रिज्या इसमें है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ हो गया हम लोग का 1 बटे 4 गुणे 22 बटे 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 7 कट गया एक बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 22 कट जाएगा 11 बार में, तो 11 में 7 से गुणा कर देंगे, 11 7 77 बटे 2, भाग दे देते हैं, तो 2 3 6, 2 8 16, तो 38 16 5, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन हम लोग का सी सही है। क्वेश्चन 16, एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन में कि एक खिलौना शंकु के आकार का है जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। नीचे एक अर्धगोला है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई जो शंकु होता है, इसमें ये जो ऊंचाई होता है उसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और खिलौने की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा और जो शंकु का त्रिज्या होगा दोनों बराबर होगा, तो त्रिज्या दिया 4 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम निकालेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर हम किस में देना है, पाई के पद में देना है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई को सूचित करते हैं एल से, तो स्मॉल एल बराबर है 12 सेंटीमीटर, वो निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल और प्लस अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हम इन दोनों में कॉमन है पाई आर, इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं। जब पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एल और यहाँ बच जाएगा हम लोग का 2r। अब यहाँ पे हम लोग पाई लिख लेते हैं, आर बराबर है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, फिर एल 12 है, फिर प्लस 2 गुणे 4, तो पाई गुणे 4 गुणे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 12 और 8 हो जाएगा 20। सीधा हम लिख लेते हैं यहाँ पे 20, तो 20 में 4 से गुणा कर देंगे 20 चौक 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 में दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक होंगे, यानी कि हमको इसका शून्यक बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले बहुपद लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो शून्यक निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे गुणनखंड, तो 12 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, 12x स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला पद है 7x, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 12 हो जाए। तो 4 3 12 होता है और 4 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बीच वाले पद को लिखेंगे केवल 4x प्लस 3x और लास्ट वाला ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 और इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब x प्लस 4 दोनों में कॉमन हो गया, तो x प्लस 4 को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 3। अब दोनों को अलग जीरो के बराबर लिख लेंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4 या x बराबर -3। तो इसका आंसर होगा -4 और -3, तो 17 का ये ऑप्शन सही है। 18 लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसमें दो समीकरण दिए हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें दोनों बराबर है, हम क्या करते हैं दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो हम इसमें अगर जोड़ेंगे तो y और y कट जाएगा और हम घटाते हैं तो x कटेगा। जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x जोड़ेंगे 2x, 14 और 2 हो जाएगा 16, तो 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो x का मान निकल गया 8। अब यहाँ पे दिया है हम इसमें x प्लस वाई बराबर 14, हमको y का भी मान निकालना है। x प्लस वाई बराबर है 14 और x बराबर निकला है 8, तो हम x का मान यहाँ रख देते हैं, तो 8 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8, 14 से 8 घटाएंगे बचेगा 6। तो आंसर होगा x बराबर 8 और y बराबर 6। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन 19, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। तो कोई भी समीकरण जो द्विघात समीकरण रहता है ये इस रूप में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, और जब इसके मूल बराबर हों तो हम इसमें निकालते हैं विविधकर, जो स्विच करते हैं डी से, डी होता है 0 के बराबर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा जब इसके मूल बराबर होंगे। तो इसमें हमारा समीकरण लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो तुलना करते हैं तो a बराबर होगा k, b बराबर हो जाएगा 2√6 और c बराबर होगा 3। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसके मूल बराबर हैं, तो आप लिख लेते हैं मूल बराबर है। तो मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर लिखेंगे 0, और इसमें b बराबर है 2√6, तो आप लिख लेते हैं 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है k और c बराबर है 3 बराबर 0। तो इसमें 2 का स्क्वायर 4 होगा, √6 का स्क्वायर 6 होगा, तो 6 चौके 24 बराबर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, हो जाएगा 4 तिहाई
12 के बराबर 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, के का मान निकालना है तो 24 को लाते हैं दाएं साइड, तो ये माइनस का चिन्ह है इसमें, तो -12 के साइड चेंज करेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस कट गया। 12 को लाते हैं दाएं साइड में, तो के बराबर हो जाएगा 24/12, 12 से 24 कटेगा 2 बार में, तो के का मान निकल गया 2। तो 19 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 20 में लिखा कि AP -6 -4 -2 का सातवां पद होगा। तो इसमें AP दिया हुआ है -6 है, -4 है, -2 है। तो इसमें प्रथम पद है a बराबर माइनस का 6, फिर हमको निकालना है सारांतर d, तो उसके लिए क्या करते हैं हम दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद है -4, माइनस करना माइनस लगाएंगे, और पहला पद है -6, तो यहाँ -6 लिख लेंगे। आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 6 में 4 घटाएंगे 2। हमको निकालना है इसमें सातवां पद, तो फार्मूला था nवें पद का n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो जब हम सातवां पद निकालेंगे तो n की जगह 7 लिख देंगे, तो a7 बराबर प्रथम पद है a बराबर -6 प्लस n की जगह लिखेंगे 7 माइनस 1, और d बराबर निकला है 2। तो -6 प्लस 7 में से घटाएंगे 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 में 6 घटाएंगे 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ऑप्शन जो हमारा होगा डी वाला सही होगा। अब इसके बाद एक खंड व वर्णात्मक प्रश्न। पहले में लिखा है कि सभी भाग कीजिए। क में है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो पहले इसमें लिख लेंगे माना 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा तब 6 माइनस √2 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिसका HCF 1 हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये हम लोग का √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, इसको रखेंगे हम लोग बाएं साइड और 6 को लेते हैं दाएं साइड में। तो -√2 बराबर यह हो जाएगा a/b, और साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ ये √2 माइनस में है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से गुणा करेंगे, या इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, कट गया। तो √2 बराबर हो गया हम लोग का 6 माइनस a/b। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम b होगा, इसके नीचे एक छिपा है तो 6b हो जाएगा। तो √2 बराबर हो गया ये 6b माइनस a/b। अब यहाँ पे a, b तथा 6 पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और जब पूर्णांक को हम a/b या p/q के रूप में लेते हैं तो ये परिमेय संख्या होता है। तो a, b तथा 6 पूर्णांक है, अतः 6b माइनस a/b, 6b माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और लेकिन √2 हम जानते हैं ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो नहीं सकता है, तो यहाँ आप लिख लेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसा क्यों हुआ है कि हम लोगों ने ये गलत माना है, तभी हुआ है। तो यहाँ रीजन में लिख लेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन ख में लिखा कि एक अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसका निर्देशांक हमेशा होता है x, 0। मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये दो बिंदु A और B से बराबर दूरी है। A का निर्देशांक है 2, -5 और B का निर्देशांक है मान लेते हैं -2, 9। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पर, जब बराबर दूरी पर होगा तो PA बराबर PB होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं तब हम लोग PA बराबर PB। और जब दूरी सूत्र हम लिखते हैं तो दूरी सूत्र में रूट लगाते हैं। रूट में लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर रूट हटाना हो तो हम स्क्वायर करते हैं, तभी तो रूट हटेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब जब स्क्वायर कर देंगे तो दूरी सूत्र में हम लोग रूट नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले PA ये हो गया। 30 वाले बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। सबसे पहले होता है x2 - x1, तो x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो 0 यहाँ -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर, फिर बराबर PB। अब PB में इस बिंदु को हम मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो पहले होगा x2 - x1, तो x2 की जगह x है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x, फिर माइनस x1 की जगह -2 है तो जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद y2 - y1, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसका प्रसार कर देते हैं a - b को होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर -2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2, 0 + 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर। उसी तरह अब इसको तोड़ेंगे a + b को होल स्क्वायर सूत्र पर, तो a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर +2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 और 0 - 9 9 होगा, 9 का होल स्क्वायर हो गया 81। इसमें x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा। काटते कब है, जब दोनों का चिन्ह एक समान हो। अगर ये प्लस में है ये भी प्लस में तभी कटेगा, या दोनों माइनस में तभी कटेगा, समान चिन्ह होना चाहिए। लेकिन विपरीत चिन्ह तो नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे 2 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, तो माइनस का 4x + 25 बराबर, यहाँ होगा 2 दूनी 4x + 81। अब इसमें हम 4x को लाते हैं बाएं साइड, 25 को लाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4x आएगा बाएं साइड, तो माइनस का 4x बराबर 81 प्लस 25 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस का 25, ये हो जाएगा माइनस का 8x बराबर, घटाएंगे 11 से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56, तो x बराबर 56/8, माइनस ऊपर लगा देंगे 8 7 56, तो x बराबर हो गया -7। तो हमको बताना है x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक। तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक होता है x, 0, तो x का मान निकला -7, तो इसका आंसर हो जाएगा -7, 0। क्वेश्चन ग में लिखा है कि बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार पहले बना लेते हैं डायग्राम इसका। मान लेते हैं ये बिंदु A है जिसका निर्देशांक है -2, 2 और ये बिंदु B है जिसका निर्देशांक है 2, 8 और इसके बीच में हम लोग को इस लाइन रेखाखंड को 4 भाग में बांटना है। तो 4 भाग में बांटने वाले रेखाखंड का हमको निकालना है निर्देशांक। तो मान लेते हैं बिंदु P है, ये Q है और ये R है। तो 4 भाग हो गया 1 2 3 4। तो इसके लिए हम यूज करेंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। तो सूत्र के अनुसार होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो a और b का निर्देशांक है ये हम लोग का फिक्स रहेगा, ये होगा x1
y1 और ये होगा x2 y2। केवल बदलेगा हम लोग इसमें अनुपात जो है m1 और m2 बदलेगा हमेशा। अगर हम p का यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, लाइन जो है 1 2 3 4 भाग में बटा है, तो अगर हम p का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 भाग, ये हो गया 3 भाग। तो जब p का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 बराबर 1 होगा और m2 बराबर 3 हो जाएगा और x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा। जब p का निर्देशांक निकालेंगे, सॉरी q का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 भाग हो जा रहे हैं, 1 और 2, तो m1 बराबर 2 हो जाएगा और q से b तक भी 2 भाग है तो m2 बराबर भी 2 हो जाएगा। और जब हम r का निकालेंगे निर्देशांक तो यहाँ से यहाँ तक m1 बराबर 3 हो जाएगा और m2 बराबर हो जाएगा 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं p का निर्देशांक। p का निर्देशांक यानी कि x, y बराबर, सबसे पहले इसमें है m1 फॉर्मूला में, तो जब p का निर्देशांक निकालना है तो m1 1 है और m2 3 है, तो पहले m1 बराबर 1 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर गुणे, उसके बाद है x2, तो इसमें x2 है 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस, उसके बाद है m2 बराबर 3 है, फिर गुणे, उसके बाद लिखा हुआ है x1 बराबर माइनस का 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 3, फिर कॉमा, उसके बाद है m1 y2 तो m1 की जगह 1 लिखेंगे, y2 इसमें है 8, फिर प्लस, उसके बाद m2 इसमें हो जाएगा 3 और y1 इसमें होगा 2 तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 बटे 1 प्लस 3। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 3 और 2 से गुणा करेंगे माइनस से, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया बटे 4, फिर कॉमा, 8 1 कम 8 और 3 दूनी 6 बटे 3 1 4, घटाएंगे 2 माइनस 6 होगा माइनस का 4 बटे 4, 8 6 14, 14 बटे 4, 4 से 4 कटेगा एक बार में और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, कटेगा 7 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का -1, 7 बटे 2, ये हो गया हम लोग का p का निर्देशांक। फिर हमको निकालना है q का निर्देशांक। q का निर्देशांक, अब यहाँ पे जब हम q का निर्देशांक निकालेंगे तो x1 y1 हमारा सेम है, केवल क्या बदल रहा है इसमें m1 और m2 का मान। तो जब q का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 भी 2 होगा और m2 भी 2 होगा। तो इसमें जो पहला मान लिखा है ये 1 और 3, ये m1 m2 है, यहाँ भी 1 और 3 m1 m2 है, और ये x2 है, ये x2 है, ये x1 है, फिर ये y2 है, y1 है। तो हम लोग को बार बार इसमें देखने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या करेंगे m1 m2 याद रखेंगे। तो m1 हमारा इसमें 2 है और m2 भी 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये यहाँ 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2, या डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं फॉर्मूले से। पहले m1 तो m1 2 हो जाएगा, 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद x2 तो x2 बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर प्लस, उसके बाद m2 भी हम लोग का इसमें 2 है और गुणे, इसमें x1 माइनस का 2 तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 2। तो दोनों में यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, बदला क्या है, केवल 1 की जगह 2 हो गया है और 3 की जगह 2 हो गया है, यानी कि m1 और m2 का मान निकला है। तो हम लोग को बार बार यहाँ पे फिगर देखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ जो वैल्यू, जो मान हम लोग रखा है उसके अनुसार लिख लेंगे। फिर यहाँ m1 की जगह 1 है तो यहाँ m1 की जगह 2 लिखेंगे, फिर गुणे 8, फिर प्लस, फिर यहाँ m2 की जगह 3 है और m2 बराबर हम लोग का 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 हो गया, तो जगह 2 दूनी 4 और 2 और -2 गुणा करेंगे तो माइनस का 4 बटे 4, कॉमा, जगह 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 बटे 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बटे 4 और 16 4 20 बटे 4,
4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0,5। फिर हम निकाल लेते हैं आर का निर्देशांक। तो आर का निर्देशांक निकालेंगे तो फॉर्मूले के अनुसार इसमें जब आर का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 3 होगा और m2 1 हो जाएगा। तो सूत्र में है पहले m1 गुणे x2, तो m1 की जगह 3 लिखेंगे और x2 की जगह 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 3 गुणे 2, फिर प्लस, उसके बाद फिर m2, तो m2 इसमें 1 है, 1 लिखेंगे, और x1 हमारा इसमें है माइनस का 2, तो 1 गुणे माइनस 2 बटे m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1, फिर कॉमा, उसके बाद है m1 y2, तो m1 3 है और y2 है 8, तो आप लिख लेंगे 3 गुणे 8, फिर प्लस m2 y1, m2 1 है और y1 है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 गुणे 2 बटे 3 प्लस 1, तो जगह 3 दूनी 6, 1 का माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2 बटे 3 1 4, कॉमा 3 8 24 और प्लस 2 1 2 बटे 3 1 4, 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, 4 बटे 4, कॉमा 24 और 2 जोड़ेंगे 26 बटे 4, 4 से 4 कट गया एक बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 26 कटेगा 13 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 13 बटे 2। क्वेश्चन घ में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लिख लेते हैं LHS बराबर रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अंश और हर में रूट 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर देंगे, तो अब लिखेंगे अंश तथा हर में रूट 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करने पर। तो अगर रूट में लिखा हो रूट ए गुणे रूट बी, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में ए गुणे बी यानी कि अंडर रूट ए बी, तो इसके अनुसार तब यहाँ हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ लगा लेंगे गुणा का चिन्ह, यहाँ आप लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा। रूट से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल दोनों एक जैसा है, तो आप लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का रूट। अब इसका हम प्रसार नहीं करेंगे क्योंकि हमको आंसर में रूट नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम प्रसार कर देंगे तो रूट हटेगा ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेंगे रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो दोनों का रूट हट जाएगा, तो बराबर में लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको हम लोग अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा फिर से कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर वाला पद जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और साइन बटे कॉस होता है टैन, ये हो गया टैन थीटा। ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन अंगम लिखा कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का वृत्त का केंद्र, ये होगी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसका नाम देते हैं A B और इसको मिला देते हैं। तो हमको निकालना है इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो त्रिज्या दिया इसमें, त्रिज्या R बराबर लिख लेते हैं पहले, R बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर इसमें है, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है
थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे तब फिर माइनस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर घटाएंगे तब निकलेगा। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर लगा सकते हैं। तो थीटा बराबर इसमें 60 है, तो 60/360 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21, तो 21 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो 21 का होल स्क्वायर गुणे थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन 60 डिग्री। अब ये 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, 6 2 से कटेगा 3 बार में, और 22 कटेगा 11 बार में। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 11/3 सते 21, 21 से स्क्वायर को ले सकते हैं, 21 गुणे 21 माइनस 1/2, यहाँ पे 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, 21 और 21 कट जाएगा। अब हम 11 और 21 से गुणा करेंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा हम लोग का 231 माइनस, यहाँ नीचे दोनों के हर में 2 है, तो 2 दूनी 4, और ऊपर 441 है, तो 441 √3/4। क्वेश्चन √3 का मान दिया नहीं है, तो हम लोग इतना ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना है तो आगे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्षा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं कुल कंचे कितने हैं। कुल कंचे बराबर हो जाएगा 4 + 8 + 5, 4 + 8 + 5, तो 8 4 12 5 17 कंचे। सबसे पहले हमको इसमें निकालना है कि अगर उसमें कंचा निकाला जाता है तो लाल कंचा निकालने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें लाल कंचे हमारे हैं, लाल कंचे ये कुल मिलाकर के 4 है, तो आप लिख लेते हैं लाल कंचे निकाले जाने की प्रायिकता, निकाले जाने की प्रायिकता, इसको लिख देते हैं हम लोग PA। तो प्रायिकता का होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें लाल कंचे 4 हैं और टोटल है 17, तो हो जाएगा 4/17। फिर इसमें बताना है कि हरा नहीं है। तो कभी भी जो घटनाएं होती है प्रायिकता में, उसको हम जोड़ते हैं तो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर हम इसमें निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम हरा जो रंग का कंचा है उसका प्रायिकता निकालेंगे। तो अगर किसी घटना की प्रायिकता PA है, ठीक है, और उस घटना के अगर नहीं होने की प्रायिकता निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है PA' बराबर 1 - PA, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, हरा कंचा निकालने की प्रायिकता निकालते हैं। हरा कंचे निकाले जाने की प्रायिकता PB बराबर, हरा कंचा इसमें है 5, तो अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा, और कुल है 17, तो 5/17 हो गया। अब इसमें पूछा है कि अगर कंचा निकाला गया कंचा हरा नहीं है, निकाला गया कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता, तब उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तब ये हो जाएगा हम लोग का PB' बराबर 1 - PB, और PB बराबर निकला 5/17, तो 1 - 5/17, 17 कम 17, 17 से 5 घटाएंगे बचेगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/17। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। कम लिखा कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं ऐसे वृत्त जिनका एक केंद्र हो। तो मान लेते हैं ये एक वृत्त हो गया हम लोग का,
और ये दूसरा वृत्त है, और दोनों का जो केंद्र है समान है। और इसे बताना है कि जो छोटे वृत्त को जो जीवा स्पर्श करती है उसकी लंबाई, मान लेते हैं इसकी लंबाई ए बी है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। और हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर, ये छोटे वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा इस पे लंब होती है, तो इसका नाम देते हैं हम लोग सी। ओ से ए को मिला देते हैं। अब इसमें जो ओ सी होगा ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, और छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और जो ओ ए होगा ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। अब परिमेय है कि वृत्त केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा को संविभाजित करता है, या जो वृत्त के केंद्र से जब हम किसी जीवा पर लंब खींचते हैं तो जीवा जो होता है वो संविभाजित हो जाता है। यानी कि अगर हम AC निकाल लें तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो AC निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसमें लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय, और उससे हम निकालेंगे AC की लंबाई। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज OCA में, इसमें कर्ण हमारा OA है, तो OA का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा OC का स्क्वायर, और आधार है AC, और यहाँ लीजर में लिख लेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से OA बराबर इसमें है 7.5, तो यहाँ लिख लेंगे 7.5 का होल स्क्वायर बराबर OC है 4.5, तो 4.5 का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो जब हम 7.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो यह आएगा 56.25, और 4.5 का स्क्वायर निकालेंगे यह आएगा 20.25 प्लस AC स्क्वायर। अब 20.25 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो 56.25 माइनस 20.25 बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। अब घटाएंगे तो घटाने पे बचेगा हम लोग का 36 बराबर AC स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग तो AC बराबर अंडर रूट 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो AC बराबर निकल गया 6 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है इसमें जीवा की लंबाई AB, तो जो AB होगा ये AC का दुगना होगा, तो 2 गुणे AC, और AC बराबर निकला है 6, तो यहाँ लिख रहे हैं मान इसका 2 गुणे 6, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन ख में लिखा गया आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR और कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR समरूप है। तो इसमें PQS और TQR दोनों को समरूप सिद्ध करना है, और इसमें जो अनुपात दिया हुआ है कोण 1 और कोण 2 बराबर दिया हुआ है, तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर कोई भी दो संगत कोण बराबर है और इसमें भुजा का अनुपात दिया हो, तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो, और दोनों से जुड़ा हुआ कोण भी बराबर हो, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले इसमें जो दिया है ये लिखा हुआ है QR बटे QS बराबर QT बटे PR। अब यहाँ पे लिखा हुआ है QR बटे QS बराबर QT बटे PR दिया हुआ है, लेकिन QT बटे होना चाहिए QP, तभी तो होगा। अब यहाँ पे त्रिभुज PQR में, ये त्रिभुज है PQR और ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उसके समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो PQ और PR भी बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। पुनः यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2, जब कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं तो PR बराबर हो जाएगा PQ। अब यहाँ पे हम PR की जगह क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से QR बटे QS बराबर QT बटे PR, और PR की जगह हम लिख लेंगे PQ,
तो यहाँ पे जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पी क्यू एस लिखा हुआ है त्रिभुज, तो जब भी अनुपात लिखते हैं तो जो पहले भुजा होगा उस त्रिभुज का वो पहले होगा, उसके बाद दूसरे त्रिभुज का जो भुजा होता है वो नीचे होता है। तो यहाँ पे तो क्यू आर ऊपर हो गया है, ठीक है, और क्यू एस नीचे है, तो इसके लिए फिर से इसको उल्टा कर लेंगे, तब ये हो जाएगा हम लोग का क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी क्यू बटे क्यू टी। अब यहाँ पे हम लोग का सिद्ध हुआ है क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी क्यू बटे क्यू टी। ठीक है, और कोण एक दोनों में हो जा रहा है कॉमन, तथा कोण एक बराबर कोण एक, ये हो गया हम लोग का उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, और इसमें नियम लगे हम लोग का साइड एंगल साइड समरूपता। क्वेश्चन गम लिखा कि एपी 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाए कि उनका योग -81 हो जाए। तो इसमें एपी दिया हुआ है 21 है, 18 है, 15 है, डॉट डॉट। तो प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर 21, सारांतर डी निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 18 माइनस 21 घटाएंगे बचेगा -3, और पदों का योगफल दिया है 81, यानी कि एस एन बराबर दिया है -81। अब एपी में योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब इसमें एस एन बराबर है हम लोग का -81, तो यहाँ लिख लेंगे -81 बराबर एन बटे 2 गुणे 2a है, तो a बराबर है इसमें 21, तो 2 गुणे 21 प्लस एन माइनस 1 और d बराबर है -3। अब इसमें हम इस 2 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 2 को गुणा कर देते हैं -81 से, तो हो जाएगा -162 बराबर n गुणे 2 में 21 से गुणा कर देंगे 42, -3 से n में गुणा करेंगे -3n, -3 से -1 गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा -162 बराबर n गुणे 42 में 3 जोड़ेंगे 45 माइनस 3n। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो -162 बराबर 45n और n से -3n है तो -3 स्क्वायर। अब इन दोनों पदों को लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और ये -162 बराबर 0। अब तीनों में 3 कॉमन है इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कम 3 आएगा n स्क्वायर, 15 45, तो 15n हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौके 12 बराबर 0। अब 3 को जाएंगे दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 54 बराबर 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए 54 को गुणा करेंगे x स्क्वायर से, तो हो जाएगा -54 x स्क्वायर। अब इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 15 हो जाए, गुणा करने पर 54 हो जाए, तो 18 तियां होता है 54, और 18 में से 3 घटाएंगे बचेगा 15। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस में है तो बड़ा वाला पद माइनस में लिखेंगे, छोटा वाला प्लस में लिख देंगे, तो 18x माइनस का 18x प्लस 3x माइनस 54 बराबर 0। हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 18, इन दोनों में 3 कॉमन है तो प्लस का 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचेगा 18 54, तो यहाँ हो गया 18 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में होगा x प्लस 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, तो x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो प्लस 18 को लाते हैं दाएं साइड में, तो x बराबर हो गया 18, सॉरी ये x नहीं है n है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, ये n लिखा हुआ है, तो n बराबर होगा 18 और n बराबर होगा -3। तो जो n जो होता है ये प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है, तो n तो कोई माइनस में हो नहीं सकता प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर होगा 18, यानी कि कुल पदों की संख्या हो जाएगी 18। क्वेश्चन घ
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो शून्य निकालने के लिए पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 21 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो गया 21 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाला पद 10x है, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने का टाइम पर 10 हो जाए, गुणा करने पर 21 हो जाए। तो 7 3 10 होता है, 7 3 21 होता है। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 7। इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 एक कम 3, यहाँ x बच गया, 3 7 21। x प्लस 7 दोनों में कॉमन हो गया तो x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3। अब दोनों को अलग जीरो के बराबर लिख लेंगे, तो लिख लेंगे पुनः x प्लस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो गया -7 या x बराबर -3। अब हमको बताना है इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसकी तुलना करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। और इसमें जो बहुपद हमारा दिया हुआ है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो अगर हम तुलना करते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिया, मतलब 1 छिपा है, तो ए बराबर 1 होगा, बी बराबर हो जाएगा 10 और सी बराबर हो जाएगा 21। तो पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस का बी बटे। तो इसमें शून्यकों का योगफल में अल्फा और बीटा हम लोग यूज करते हैं। तो मान लेते हैं ये हम लोग का है अल्फा और ये है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे। तो माइनस लगा देंगे, बी की जगह इसमें 10 और ए बराबर 1 है। अब यहाँ अल्फा बराबर हम लोग का निकला है माइनस का 7 और बीटा बराबर है -3। तो -7 और प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का 10, तो ये हो जाएगा -10 बराबर -10। इसके बाद हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है सी बटे ए के बराबर। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर होगा सी बटे ए। तो सी इसमें है 21 है और ये 1 है, तो हो जाएगा हम लोग का 21 बटे 1। अल्फा है -7 और बीटा है -3। 1 में 21 से भाग दें 21 ही होगा, इसे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 7 21, तो 21 बराबर 21। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को निकालना है माध्य। तो ये दिया हुआ बारंबारता, पहले हम लिख लेते हैं बारंबारता 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, फिर 560 से है 580 और 580 से 600। इसके बाद ये दिया श्रमिकों की संख्या, ये हम लोग का बारंबारता F। तो पहले दिया हुआ इसमें इसका 12, फिर 14, 8, 6 और 10। तो जब भी हम माध्य निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं जिसको हम सूचित करते हैं एक्स आई से। उसके बाद फिर हम निकालते हैं एफ आई गुणे एक्स आई, जो हम लोग का बारंबारता होता है और जो वर्ग चिन्ह होता है इसको हम लोग गुणा करते हैं। तो पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020 होगा, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 510। अब यहाँ पे फिर उसी तरह 520 और 540 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1060, 2 से भाग देंगे तो 530 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को बार बार वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेंगे कि सबका जो अंतर है बराबर है कि नहीं। सब में 20 का अंतर है तो पहले का वर्ग चिन्ह निकालेंगे और सब में 20 जोड़ते जाएंगे। तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 530 में 20 जोड़ेंगे 550, फिर 550 से 20 जोड़ेंगे 570, 570 में 20 जोड़ेंगे 590। अब यहाँ पे जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य x बार बराबर
सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा जो एफ आई होता है ये होता है जो बारंबारता दिया है इसका योगफल सिग्मा एफ आई। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 12 और 14 हो जाएगा 26, 26 8 34, 34 10 50। उसके बाद हम लोग को इसको गुणा करना है। फॉर्मूला में यहाँ सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई है तो हमको एफ आई और एक्स आई भी निकालना है। तो 12 और 510 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 6120। फिर 14 और 530 से गुणा करेंगे तो ये होगा 7420। उसके बाद फिर हम 8 और 550 से गुणा करेंगे ये होगा 4400। फिर 6 और 570 गुणा करेंगे ये होगा 3420। उसके बाद 10 और 590 गुणा करेंगे होगा 5900 और सबको हम जोड़ेंगे तो आप लिख लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 27260। अब माध्य निकालेंगे तो यहाँ इसका मान रख देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकला है 27260 बट्टे सिग्मा एफ आई निकला है 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको भाग दे देंगे तो भाग देने पे आएगा 545.2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। सबसे पहले हमको इसमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो जब भी हम बहुलक निकालते हैं तो उसमें पहले हम देखते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक। तो सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हुई वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो ये जो भी होगा ये हम लोग का होगा F1। इसके ठीक पहले वाला होता है F0 हो जाएगा और F1 के ठीक बाद वाला हो जाएगा F2। और जो बहुलक वर्ग है उसमें जो वर्ग अंतराल दिया है उसमें से निम्न सीमा होता है, यही हम लोग का L के बराबर होता है। तो L बराबर लिख लेंगे हम लोग 125। F0 बराबर होगा 13, F1 बराबर हो जाएगा 20 और F2 बराबर हो जाएगा 14। फिर फॉर्मूला में H भी है, तो जो H होता है ये जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इसके बीच का अंतर, तो इसके बीच का अंतर 20 है तो H बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग बहुलक। तो बहुलक बराबर L प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला हमने लिखा है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। मान रख देते हैं हम लोग। L बराबर है इसमें 125 प्लस F1 है 20, F0 है 13 बटे 2F1, तो 2 गुणे F1 की जगह 20 लिखेंगे, फिर माइनस F0 है 13 और F2 है 14 गुणे H का मान है 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे बचेगा 7, 13 और 14 जोड़ेंगे होगा 27, 20 दूनी 40, 40 में 27 घटाएंगे बचेगा 13 गुणे 20। हो जाएगा हम लोग का 125 प्लस गुणा करेंगे 140 बटे 13। अब 13 से 140 से भाग देंगे तो भाग देने पर यह आएगा 10.76 और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 135.76। इसके बाद फिर हमको निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए पहले हम बना लेते हैं, इसमें टेबल बना लेते हैं। तो पहले इसमें लिख लेंगे हम लोग वर्ग अंतराल, यहाँ हो गया बारंबारता, बारंबारता को सूचित करते हैं हम लोग F से। पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे हम लोग 65 से 85, फिर 85 से 105, 105 से है 125, 125 से 145, 145 से 165,
165 से 185 और 185 से 205। उसी तरह हम लिख लेते हैं हम लोग बारंबारता। तो बारंबारता है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो जब भी हम माध्यक निकालते हैं, माध्यिका भी इसको कहते हैं माध्यक को, तो उसके लिए हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और इसको सूचित करते हैं हम लोग CF से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बारंबारता दिया रहा है उसका पहला पद लिखेंगे, फिर 4 और 5 को जोड़ देंगे 9, फिर उसके बाद 9 में अगले पद को जोड़ेंगे 13, तो 13 9 हो जाएगा 22, फिर 22 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 42, फिर 42 में हम लोग 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे ये होगा 64, 64 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 68। उसके बाद फिर हम निकालते हैं बारंबारता, बारंबारता का योगफल निकालते हैं। तो इसको सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल एन से। तो सबको जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो 5 4 9 3 12 4 16 8 24 4 28 का 88 बचा 2 2 1 3 2 5 1 6 68 आ गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे n/2। तो पहले हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं फॉर्मूला पहले, तब समझ में आएगा। माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं अगर n/2, तो n का मान निकला है 68, तो हो जाएगा 68/2, 2 से 68 कटेगा 34 बार में, यह गया निकल हम लोग का 34। अब ये जो 34 निकलेगा इसको हम संचयी बारंबारता में देखते हैं। तो हम वो मान लेंगे इसमें जो 34 से ज़्यादा हो। तो 34 से ज़्यादा वाला मान 42 है, जो पहले ठीक जो ज़्यादा वाला मान होगा उसी को लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई उससे ज़्यादा मान ले लें। पहले 22 है, 34 से कम, उसके बाद आ गया 42, तो ये वाला मान लेंगे। तो ये जो वर्ग होगा हम लोग का होगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में ये F हो जाएगा, सूत्र में F लिखा हुआ है तो ये हम लोग का F होगा। और संचयी बारंबारता में जो यहाँ फॉर्मूला में जो CF लिखा हुआ है, तो CF जो होता है, जो माध्यक वर्ग होता है उसका ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, यानी कि 22 हम लोग का होगा CF। और L हो जाएगा 125, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग L बराबर 125, F बराबर 20, CF बराबर 22, और H जो है ये जो वर्ग अंतराल दिया इसके बीच का अंतर, तो सबका 20 का अंतर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। तो L बराबर 125 प्लस n/2 हम लोग का निकला है 34, तो यहाँ पे लिखेंगे 34 माइनस CF है 22/F है 20, और H भी हम लोग का 20 ही है, 20 से 20 कट गया तो हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे बचेगा 12, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 137। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बना संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का अंतर 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? तो पहले लिख लेते हैं इसमें, माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। अब दो अंकों की संख्या जैसे 48 है, तो इसमें 4 दहाई अंक पर है, 8 इकाई अंक पर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 10 प्लस 8। उसी तरह यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग संख्या बराबर दहाई अंक x है, तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y। अब यहाँ पे लिखा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 99 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अंकों को उलटने से बनी संख्या। तो यहाँ पे 48 अगर इसके अंकों को उलट देते तो ये हो जाएगा 84, यानी जो इकाई अंक था वो दहाई की जगह चला गया, दहाई आ गया इकाई की जगह, तब ये हो जाएगा हम लोग का 10y प्लस x। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा हुआ कि
दोनों का योगफल 99 है, यानी कि संख्या 10x प्लस वाई और उसको उलटने से प्राप्त संख्या 10y प्लस एक्स, दोनों का योग दिया हुआ है 99। तो 10x और x को जोड़ेंगे 11x, y और 10y को जोड़ेंगे 11y बराबर 99। दोनों में से 11 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर हो गया 99। 11 से 99 कट जाएगा 9 बार में, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 9। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब फिर से लिखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तो इसमें लिखा तो नहीं है कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम इसमें लिख सकते हैं तब कोई भी अंतर लिख सकते हैं, या तो y माइनस एक्स लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई पर 5 इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब दोनों को हम हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। इसमें y प्लस में है और इसमें y माइनस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 5। दोनों को जोड़ेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x हो जाएगा 2x, 9 5 14, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो x बराबर निकल गया 7। अब x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x बराबर निकला है 7, तो 7 प्लस वाई बराबर 9, 7 को ले जाएंगे दाएं साइड तो y बराबर 9 माइनस 7 घटाएंगे बचेगा 2, तो x का मान निकल गया 7, y का मान निकल गया 2। अब हमको निकालना है संख्या, तो संख्या है 10x प्लस वाई, तो आप लिख लेंगे हम लोग 10x प्लस वाई, x बराबर रखते हैं 7, तो 10 गुणे 7 y 2 है, तो 70 प्लस 2 72। अब पूछा इसमें कितनी संख्या हो सकती हैं, तो अगर हम यहाँ पे जो हम लोग का समीकरण यहाँ पे x माइनस वाई है, इसमें तो लिखा नहीं है कौन सा इकाई अंक बड़ा है कि दहाई अंक बड़ा है। अगर हम y माइनस एक्स बराबर 5 लिखेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 27, यानी कि दो संख्याएं होंगी, एक हो सकती है या तो 72 होगा या तो 27 होगा। क्वेश्चन 3 का अथवा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हल में लिख लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या 1 है। अब यहाँ पे हमको निकालना है प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक नग यानी कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या 1 है तो इसका होगा 2 गुना 2x, और 15 अधिक है तो 15 जोड़ देंगे, हो गया 2x प्लस 15। हम मान लेते हैं कि किसी बर्तन को बनाने में 10 रुपये लगते हैं, टोटल 15 बर्तन बन रहे हैं, तो कुल कितना हो जाएगा तब 10 गुणे 15 बराबर 150। तो इसमें लिखा है कि उस दिन का निर्माण लागत 2250 है, तो कुल बर्तन 1 है और एक बर्तन को बनाने में इतना पैसा लग रहा है, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये 2250 के बराबर होगा। तो आप लिख लेंगे हम लोग प्रश्नानुसार x गुणे 2x प्लस 15 बराबर 2250। ब्रैकेट हटाएंगे, 1 से 2x से गुणा कर देंगे 2x स्क्वायर, 1 से 15 में 15x बराबर 2250। इसको लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2250 बराबर 0। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो 2250 से गुणा करेंगे 2 से, जब गुणा करने पर हो जाएगा 4500। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है, जोड़ने घटाने में 15 हो जाए और गुणा करने पर 4500 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें हम 75 और 60 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4500, और 75 में 60 घटाएंगे तो बचेगा 15। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस
75x माइनस 60x और माइनस 2250 बराबर 0। हम इन दोनों में कुछ ही कॉमन नहीं है तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 75 और इन दोनों में कॉमन होगा माइनस का 30 तो हो जाएगा 2x प्लस 75 बराबर 0। अब इसमें 2x प्लस 75 कॉमन हो गया एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग x माइनस, अब इसके बराबर 0। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख लेंगे हम लोग तो 2x प्लस 75 बराबर 0 या x माइनस 30 बराबर 0। तो इसको जब हल करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 75, x बराबर हो गया माइनस का 75/2 तो माइनस में तो आंसर होगा नहीं तो x बराबर निकल गया 30 यानी कि बर्तनों की संख्या 30 होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बर्तनों की संख्या x बराबर 30। तो हमको बताना है इसमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो लागत ये है 2x प्लस 15 के बराबर, तो लागत बराबर 2x प्लस 15 और x बराबर निकला है 30, 2 गुणे 30 प्लस 15, 30 दूनी 60, 60 में 15 जोड़ेंगे 75 रुपये, ये होगा आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मान लेते ये नदी है और नदी के एक बिंदु से, नदी के ऊपर पुल है और नदी के बिंदु से दोनों नदी के दोनों किनारों का अनुमान कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। अनुमान कोण है तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, यहाँ पर होगा 30 और ये होगा 45। फिर नाम देते हैं हम लोग C और इसका नाम देते हैं हम लोग D। हमको बताना है नदी की चौड़ाई यानी कि ये भी बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं हम लोग x और इसको मान लेते हैं हम लोग y और जो पुल की ऊंचाई है नदी से ये दिया हुआ है 5 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज CDA में हल करेंगे, ED निकालेंगे, फिर त्रिभुज CDB में हल करेंगे, BD निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई निकल जाएगी, यानी कि x और y को जोड़ेंगे तो नदी की चौड़ाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम हल करते हैं त्रिभुज CDA में। समकोण त्रिभुज CDA में इसमें बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि CD बटे DA, CD बटे DA। tan 30 का मान होगा 1/√3 और CD इसमें है 5 और DA को हम माना है x, तो x बराबर हो गया 5√3 और इसमें क्वेश्चन में √3 का मान दिया है 1.732, तो उसका मान हम रखेंगे तो 5 गुणे 1.732 और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8.66। पुनः अब हम हल करते हैं इस त्रिभुज में और y को मान निकालते हैं त्रिभुज CDB में। त्रिभुज CDB में tan 45 डिग्री बराबर होगा CD बटे DB। tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, CD है 5 और DB है y, तो y बराबर निकल गया 5 मीटर। हमको निकालना है नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई AB बराबर ये होगा x प्लस y और x बराबर है 8.66 और y बराबर है 5, तो 8.66 प्लस 5 इसको जोड़ेंगे तो होगा 13.66 मीटर। क्वेश्चन 4 का अथवा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर cos A प्लस cot A। तो इसको हल करते हैं हम लोग LHS से, तो LHS बराबर cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे हो जाएगा cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब यहाँ को हमको बदलना है इसको cot में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अंश और हर दोनों में साइन से हम लोग भाग देते हैं। अंश तथा
हर में साइन ए से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो प्रत्येक पद में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए और प्लस 1 बटे साइन ए, फिर बटे में यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे साइन ए। तो साइन ए कट गया, कॉस बटे साइन होता है कॉट, हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन होता है कॉसेक ए के बराबर, तो कॉसेक ए बटे यहाँ कॉस बटे साइन होगा कॉट, कॉट ए यहाँ हो गया 1 माइनस 1 बटे साइन कॉसेक ए। अब यहाँ पे हम लोग इसमें कॉसेक को इधर कर देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। उसी तरह इसको भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 1 की जगह हम इतना लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और बटे में इसको हम लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको ले सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, अगर इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लें तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हम ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का 1, फिर माइनस ये तो कॉमन हो गया ये बच गया, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हम यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस ये होगा माइनस का कॉसेक ए और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट ए और बट्टे नीचे हो गया हम लोग का कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये वाला पद और ये पद दोनों बराबर है, यहाँ प्लस में कॉट है यहाँ भी प्लस में कॉट है, माइनस कॉसेक है यहाँ भी माइनस कॉसेक है, प्लस 1 यहाँ है प्लस 1 यहाँ है, दोनों कट गया, तो बराबर में हो गया हम लोग का कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हम लोग को सिद्ध करना है तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 5 में लिखे भुजा 7 सेमी एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक घनाकार ब्लॉक है इस तरह का दिया हुआ है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, ठीक है, ये अर्धगोला रखा हुआ है पूरा, तो हमको बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो भुजा जो घन है इसके भुजा की लंबाई 7 है, तो इसका अधिकतम व्यास भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हमको बताना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होगा ऐसा भाग जिसको हम टच कर सकते हैं, तो ये वाला भाग जो होगा ये ऊपर से रखा हुआ है, तो इस भाग को हम टच करेंगे, तो हम क्या करेंगे घन का निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला का हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको जोड़ेंगे, और नीचे वाला जो भाग है ये हो जाएगा माइनस, ये इसको तो अंदर ये तो पूरी तरह से ढका हुआ है तो इसको तो हम टच कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम कर देंगे माइनस।
तो अधिकतम व्यास जो होगा ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 भी ले सकते हैं। और घन की भुजा इसको हम a मानते हैं, a बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और माइनस ये नीचे जो गोलाकार भाग है ये तो ढक जा रहा है पाई आर स्क्वायर। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब मान रख देते हैं हम लोग 6 गुणे घन की भुजा 7 है तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7/2 तो 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ जगह 6 गुणे 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 22/7 गुणे होगा 7/2 गुणे 7/2, 7 कट गया, 2 से 22 कटेगा 11 बार में। अब यहाँ 6 में 49 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर होगा 294 प्लस 11×7=77/2, ये होगा 294 प्लस भाग देंगे यह आएगा 38.5 और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 5 का अथवा लिखा है कि एक ठोस पर एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 302 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया 3.14। तो फिगर हम लोग बना लेते हैं, इस तरह का फिगर दिया हुआ है। ये हो गया शंकु, एक जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु का ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 302 और त्रिज्या इसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु निकालना है आयतन, तो इसका आयतन निकालने के लिए शंकु का आयतन निकालेंगे और गोले का अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ देंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको इसमें ऊंचाई निकालना होगा। तिर्यक ऊंचाई जो होता है इसको एल से सूचित करते हैं, ये एच है ये आर है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 3√2 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई पहले। शंकु की ऊंचाई एच बराबर, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आर स्क्वायर को लेते हैं बाएं साइड में तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कि एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो रूट में लिख सकते हैं हम लोग एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एल बराबर है 3√2 तो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस आर है 3 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18 माइनस 9, 18 में से 9 घटाएंगे बचेगा 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3, यानी कि एच निकल गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, पहले मान नहीं रखे दोनों में कॉमन ले लेंगे। दोनों में कॉमन है इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग का 2r प्लस यहाँ बच गया h। तो 1/3 गुणे
पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 हमको प्रयोग करना है, तो यहाँ लिख लेंगे 3.14 त्रिज्या 3 है तो 3 का होल स्क्वायर गुणे 2r, तो त्रिज्या 3 है तो 2 गुणे 3 और ये ऊंचाई भी 3 ही निकला है, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। तो 1/3 गुणे 3.14 गुणे 3 का स्क्वायर हो गया 9 गुणे 3 दूनी 6 और 6 3 9, यह भी 9 हो गया। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, जब सबको गुणा करेंगे तो ये होगा 84.78। आयतन निकालना है तो लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है।